चलिए सर, अब हम लोग स्टडी करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बेटा बहुत ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? मान लीजिए बेटा कोई एक रिएक्शन है A गिव्स P। अगर हम इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखें तो क्या होगा? R बराबर K और A की पावर कितनी? क्योंकि ये बेटा फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर कितनी होगी? 1। आप पावर 1 दिखाओ या न दिखाओ, उसका मतलब एक ही होता है। अच्छा बताओ, इससे आपको क्या पता चल रहा है? K तो एक कांस्टेंट है। इससे आपको पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे। कहने का मतलब ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में अगर आपने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज किया तो उस रिएक्शन का रेट भी चेंज हो जाएगा, मतलब उस रिएक्शन की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। आया नहीं आया समझ में? बिल्कुल आ गया सर। ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर आप चेंज करते हैं तो रिएक्शन का रेट माने रिएक्शन की स्पीड भी क्या हो जाएगी? चेंज। और ऐसी रिएक्शन को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बताओ क्या होगी? ऐसे बोल सकते हो, दोज रिएक्शन इन विच बेटा यहीं से आप डेफिनेशन बना सकते हो। ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज क्या बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वैसे तो डेफिनेशन नहीं आएगी पर आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बेटा बताओ किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आया नहीं आया? ये ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर और अच्छे से बोले तो ये ब्रैकेट मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन की जो स्पीड है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, ऐसी रिएक्शन को बेटा हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आ गया नहीं आ गया बेटा? बिल्कुल आ गया, कोई भी डाउट नहीं है बेटा। जितने भी रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस होती है वो चाहे आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल डिके हो, वो सारी की सारी बेटा क्या होती है? हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप सर कहते हो रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है? इस बात को आप मत समझो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको रेडियो एक्टिव वर्ड लिखा हुआ है तो आप समझ लेना कि वो रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर। अगर आप न्यूमेरिकल लगाओ और न्यूमेरिकल में आपको रेडियो एक्टिव वर्ड दिख जाए तो समझ लेना वो रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये तरीके हैं लगाने के, पहचानने के तरीके हैं कि रेडियो एक्टिव डिके जितने भी होते हैं वो सारे के सारे बेटा कैसे होते हैं? फर्स्ट ऑर्डर। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल। तो बेटा अब हम लोग स्टडी करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद कुछ ग्राफ पढ़ेंगे, फिर हाफ लाइफ जानेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से तो सिर्फ ग्राफ आता है, सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं, पर पहले क्या करेंगे? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे, फिर ड्राइव करने के बाद उसकी हाफ लाइफ निकालेंगे और हाफ लाइफ निकालने के बाद हम लोग कई सारे न्यूमेरिकल करेंगे। क्लियर है बेटा? बिल्कुल। तो चलिए करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलिए सर, अब हम लोग स्टडी करते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर किसके बारे में बेटा? फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा जब भी हमने क्या बोला कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को अगर आपको डिटरमाइन करना है तो आपको मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं ना पहले, वो आपको सारे अच्छे से याद होने चाहिए। किसके बताए थे? इंटीग्रेशन के और लॉग के फॉर्मूले। क्लियर है? बिल्कुल। अब लॉग का फॉर्मूला भी यूज होगा, बहुत ध्यान से देखिए। मान लीजिए बेटा मैंने कोई एक रिएक्शन मान ली A गिव्स P। अगर मैं इसका रेट एक्सप्रेशन लिखूं या बोलूं एक्सपेरिमेंटल रेट लिखूं तो कैसे लिखोगे बेटा आप? R बराबर K, और क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है तो A की पावर कितनी होगी? 1 होगी, और ये इक्वेशन होगी फर्स्ट। और ये हमारा कौन सा रेट कहलाता है बेटा? एक्सपेरिमेंटल रेट। रेट एक्सप्रेशन से बेटा जो रेट निकालते हैं वो एक्सपेरिमेंटल रेट होता है। ठीक है। अब इसका अगर हम बात करें थ्योरेटिकल रेट जनरली दो टाइप के होते हैं, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। तो आप इंस्टेंटेनियस रेट लिख दो। इसका बताओ क्या होगा? R बराबर A के टर्म में D ऑफ A। अरे एक बात बताओ, रेट एक्सप्रेशन लिखना तो जानते हो, ये लिख दिया। अब इसी रिएक्शन के लिए हम A के टर्म में इंस्टेंटेनियस रेट लिख लोगे? बिल्कुल। क्या होगा? DA अपॉन DT। और क्योंकि रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए क्या लगा देते बेटा? पहले से माइनस। ये कौन सा रेट है? थ्योरेटिकल रेट। इसको इक्वेशन बेटा क्या मान लो?
इसको इक्वेशन मान लो आप सेकंड, और अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दें तो बताओ क्या होगा। नॉर्मल सी बात है सर, दोनों है तो रेट ही, दोनों है तो रिएक्शन की स्पीड ही, तो मतलब ये भी रिएक्शन की स्पीड है और ये भी रिएक्शन की क्या है, स्पीड है, दोनों होगी तो बराबर। बिल्कुल रख दो बेटा, क्या हो जाएगा बताओ, के ए बराबर बेटा माइनस का डी ए अपॉन डी टी। आप एक बात बताओ, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हमने क्या बोला था, जब एक्सपेरिमेंटल रेट को और थ्योरेटिकल रेट को बराबर रख दो तो जो इक्वेशन आती है उसे हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलते हैं। तो इसको चाहो तो आप अरेंज कर लो, dt को आप यहां लेता हो के dt, और आप a को इस तरफ ले जाओ, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ए इंटू डी। अरे लिख सकते नहीं लिख सकते, डी अपॉन ए भी लिख सकते हो। ये बेटा जो इक्वेशन बनी, चाहे इसको बोल दो चाहे इसको बोल दो, ये बेटा क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आ गया नहीं आ गया बेटा, बिल्कुल आ गया। अब हम लोग को क्या करना है बेटा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग इसी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इसका जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मिल जाएगी। बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। के डी टी माइनस का 1 अपॉन ए और डी ए, ठीक है, इंटीग्रेशन कर दो बेटा। ये लिख लेना, अगर मुझे मिटाने की जरूरत पड़ी तो मैं मिटा दूंगा ऐसे, ठीक है। बताओ, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर दो बेटा, इंटीग्रेशन। लिमिट वही वाली लेंगे जो हम लोगों ने जीरो ऑर्डर में ली थी। बताओ क्या, इस तरफ इंटीग्रेशन कर दिया हम लोगों ने, के इंटू डी टी, बिल्कुल। इस तरफ भी इंटीग्रेशन कर दो, माइनस बाहर ले लो, 1 अपॉन ए इंटू डी ए, बिल्कुल। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पे k तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, dt, मतलब k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता। एक बात बताओ, यहां पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी क्या लेंगे, t के रिस्पेक्ट में। तो हम कहते हैं कि लिमिट पहले क्या लेते हैं कि टाइम जीरो है। जब टाइम जीरो था तो यहां पे जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है तो बेटा वो कितना होता है, ए नॉट। जब टाइम t होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना होता है, ए। तो बिल्कुल ये हमने कंसंट्रेशन की लिमिट ले ली और ये हमने टाइम की लिमिट ले ली। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल। अब हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन। आप सभी को याद होगा k तो कांस्टेंट है, k का इंटीग्रेशन नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है dx का इंटीग्रेशन बेटा क्या होता है, x होता है, ऐसे dt का क्या होता है, t। इस बात को समझाने की मुझे जरूरत नहीं होनी चाहिए वैसे, t। इसका इंटीग्रेशन मैं भले आपको समझा दूं अच्छे से। देखो यहाँ पे मैं रफ कर दूंगा, देखो अगर आपको याद हो, अगर नहीं याद हो तो देख लेना। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो बेटा ln x आता है। अगर लिमिट हो तो कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा, अगर लिमिट है तो कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आएगा। बेटा यहाँ x की जगह देखो क्या आ गया, a है, और यहां भी किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, a के रिस्पेक्ट में। तो 1 अपॉन a का इंटीग्रेशन a के रिस्पेक्ट, बताओ क्या होगा, ln a, ln a होगा नहीं होगा बेटा, ln a लो, ठीक है, बिल्कुल ये हमारा हो गया। और लिमिट बेटा क्या होगी, लिमिट होगी a नॉट से a। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया सर। पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो। पहले t की जगह क्या रखोगे बेटा, t, फिर t की जगह क्या रखोगे, 0। आ गया, बहुत आसान, कंफ्यूजन नहीं होना। मैं बहुत आराम से ड्राइव कर रहा हूं इस चीज को। डेरिवेशन नहीं आता है मैं मानता हूं, पर मान लो आ गया, मान लो आ गया, 1% चांसेस नहीं छोड़ने। पर आपको मैं सच बता दूं, डेरिवेशन बहुत ही रेयर ऑफ द केसेस में आते हैं। हमें बेसिकली फॉर्मूले का यूज करना है, पर डेरिवेशन सीखना जरूरी है। देखो यहाँ पे, इसका मतलब सर आपने पहले ही बता दिया, अब तो हम सीखेंगे नहीं। अभी और समझ में नहीं आ रहा था, अब तो हम ट्राई नहीं करेंगे। जिनको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से देखें, नहीं समझ में आ रहा फिर से एक बार रिवाइंड करके फिर से देखें। देखो बेटा, इसका क्या होगा, पहले अपर लिमिट रखो, मतलब a की जगह क्या रखो, पहले a, फिर a की जगह क्या रखो, a नॉट। ऐसी तो रखते हैं बेटा, अपर लिमिट रखते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। ये आ गया बेटा, t माइनस 0 बेटा कितना होता है, t, तो ये तो हो गया kt, और यहां पे माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का। ये अगर प्लस का हो गया तो इसको हम पहले लिख दें, बिल्कुल, ln a नॉट माइनस ln a। बेटा एक तो हमारी ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन का यूज हम लोग ग्राफ में करेंगे, इस बात को याद रखना। इस इक्वेशन का यूज हम लोग ग्राफ में करेंगे। ये सारी चीजें लिख ली,
बिल्कुल लिख लिया। चलो देखना पे, देखो बेटा ये इक्वेशन जो आपके सामने आई है KT बराबर ln a नॉट माइनस ln a। बेटा इसको देखो जरा ध्यान से, log m माइनस log n है ये, बिल्कुल log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है सर, log m अपॉन n, log m अपॉन n। बिल्कुल सर, आगे कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी एक ग्राफ बना लेंगे, याद रखिएगा। देखो यहाँ पे बेटा होगा क्या, यहां पे हमने क्या कर दिया, t को इस तरफ लेता है, तो k बराबर 1 अपॉन टी ln a नॉट माइनस ln a। बेटा न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल में जनरली ये वाले लॉग की वैल्यू बहुत कम दी जाती है। तो आप एक बार बताओ क्या करोगे, इस लॉग को चेंज कर लोगे लॉग बेस 10 में। आपको पता है कि लॉग ln को जब हम लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303। देख लेना, जब ln का मतलब क्या होता है, लॉग बेस e, जब इसको लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 2.303। आया नहीं आया, अपॉन टी आ गया। ये हमारी आ गई बेटा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a नॉट अपॉन a। यहां पे बेटा जो k है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। इस फॉर्मूले को आप तभी यूज कर पाओगे जब आपको इस फॉर्मूले के हर एक वर्ड के बारे में अच्छे से पता होगा। t बेटा क्या है, टाइम है, ठीक है। a नॉट बेटा क्या है, a नॉट तो मैं आपको बहुत चिल्ला चिल्ला के हर बार बताया, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और a बेटा क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा मैं एक बात आपको और बता दूं, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है, इस फॉर्मूले से हमें क्या होता है कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग कंसंट्रेशन दिया जाएगा, हमें अलग अलग रेट कांस्टेंट निकाल लेंगे। एक बात और बेटा, ये फॉर्मूला तब है जब हम लोग रिएक्शन को स्टार्टिंग मतलब टाइम 0 से लेके चले टाइम t तक। मान लो कोई रिएक्शन है टाइम t1 से लेके टाइम t2 तक जा रही है, और टाइम t1 पे कंसंट्रेशन उसका कितना है, उसका कंसंट्रेशन मान लो कितना है बेटा, A1, और इस पे A2। तो बताओ इंटीग्रेटेड इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, यहां बेटा t की जगह क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। यहां पे फिर टाइम का चेंज लेंगे, और यहाँ पे A0 की जगह A1, A की जगह A2। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो मैं बहुत ध्यान से सुनना, ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब रिएक्शन इनिशियल से स्टार्ट हो, मतलब स्टार्टिंग से लेके हम टाइम t तक लेके जाएं तो ये इक्वेशन ठीक है। पर अगर मान लो आपको दो टाइम दिए गए रिएक्शन में और दो कंसंट्रेशन दिए गए रिएक्टेंट के, एक टाइम t1 पर एक टाइम t2 पर, और आपसे कहा गया कि रेट कांस्टेंट निकालो, तब बेटा इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k बराबर 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 लॉग बेस 10। बस इनिशियल की जगह क्या हो जाएगा, ये A1, और फाइनल की जगह A2। आ गया नहीं आ गया बेटा। इस इक्वेशन का यूज हम तभी करेंगे जब हमें दो टाइम दिए जाएंगे, इस बात का याद रखना, ठीक है। वरना हमेशा 95% केसेस में हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया सर, कोई भी डाउट नहीं है। अब ग्राफ की बारी आती है। ग्राफ पहला ग्राफ तो हम लोग यहीं से खींचेंगे, दूसरा ग्राफ हम लोग यहां से खींच लेंगे, एक दो ग्राफ हम लोग और खींच लेंगे। क्लियर है, आ गया नहीं आ गया सर, कोई भी डाउट नहीं है। तो पहले ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम लोग हाफ लाइफ डिटरमाइन कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को बेटा आप अच्छे से रट लो, अच्छे से। k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 a नॉट अपॉन a नॉट अपॉन a। इस बात को याद रख लो बहुत अच्छे से। चलिए बेटा अब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। पहला ग्राफ बनाना है ln a वर्सेस t। तो नॉर्मल सी बात है बेटा, मैंने बोला टाइम को ज्यादातर केसेस में हम लोग क्या मानते हैं, x मानते हैं, और इसको हमने क्या मान लिया, y। तो अब एक ऐसी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए जिसमें ये दोनों हो, तो मैंने वहां पे सर्कल किया था, अगर आपको याद हो। इक्वेशन थी इक्वेशन थी बेटा kt बराबर ln a नॉट माइनस ln a। तो बेटा हमें बताओ ग्राफ किसके बीच में खींचना है, इसके और इसके। ये हमारा y है और ये x है। तो हम लोग को जब भी ग्राफ खींचना हो तो इक्वेशन को y इक्वल टू mx प्लस c वाले फॉर्म में ले आया करो। y को हमेशा आप इस तरफ लाने की कोशिश किया करो। बेटा बताओ अगर ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, और ये हमारा x है तो इसको इस तरफ लेता हूं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का kt, और ये तो प्लस का है ही ऑलरेडी, ठीक है, बिल्कुल। ये आ गई हमारी इक्वेशन, ये आ गई y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में। देखो इसको y माना था हमने, बिल्कुल।
इसको हमने x माना तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बेटा सबसे पहले क्या किया जाता है, जिसके बीच में ग्राफ खींचा जाता है उसमें से एक को y मान लो, एक को x मान लो, ठीक है, बिल्कुल। अब फिर ये सर्च करो कि ये दोनों टर्म कौन सी इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़े, तो वो आपको इक्वेशन याद ही होनी चाहिए बेटा। तो आपको इक्वेशन याद आ गई, इस इक्वेशन में ये दोनों ही टर्म थे, ln a वर्सेस t। अब क्योंकि आपने इसको y माना है तो y को हमेशा आप इस तरफ लाने की कोशिश किया करो और x को इस तरफ। y को अकेला करो जिंदगी में, पहले y को अकेला कर दिया और x को इस तरफ कर दिया। जब इस फॉर्म में आ गई तब इसको कंपेयर कर दो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। y हमारा ये है, x हमारा ये है, c हमारा ये हो गया, तो m क्या हो गया माइनस का k। अब ग्राफ बना दो बेटा। ग्राफ बनाना सबसे आसान है क्योंकि ग्राफ हम लोग सिर्फ एक ही इक्वेशन से ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बताओ y क्या है, ln a, और x हमारा क्या है, t है, तो हमने यहां बना दिया। कोई दिक्कत है बेटा, नहीं दिक्कत है। अब बताओ बेटा, t ही बनाई और कुछ ना समझ लेना, t है। अब हमारा फैसिनेटिंग वाला t है थोड़ा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेटा c की वैल्यू क्या है, ln a नॉट। c का मतलब होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ln a नॉट, ये हो गया इंटरसेप्ट। अब बेटा m की वैल्यू क्या है, माइनस के है। माइनस के मतलब जो m मतलब क्या होता है, स्लोप। अगर स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ बेटा कहां जाएगा, नीचे जाएगा, तो ग्राफ जाएगा नीचे। तो मतलब बेटा जो स्लोप है आपका उसकी वैल्यू क्या है, माइनस के, या इसी को हम लोग अगर थीटा करें तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। आ गया बेटा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये बताओ जीरो ऑर्डर का है या फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि आपके सिलेबस में बेसिकली दो ही रिएक्शन है, दो ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जो डिटेल में, एक तो जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। तो पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका, अगर ग्राफ में लॉग है तो समझ लेना वो कौन सी ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। अगर ग्राफ में लॉग नहीं है तो वो फर्स्ट ऑर्डर। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ बेटा अगर याद हो हम लोगों ने बनाया था कंसंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस टी इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर याद हो, नहीं याद है तो प्रेशर बिल्कुल मत करना, कॉपी के पन्ने पलट लेना, ठीक है, ठीक है। तो वहां भी ऐसे ही ग्राफ था, बस वहां पे ln a की जगह सिर्फ a था और ये t की जगह t था, बिल्कुल सेम ग्राफ। तो पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे, वहां भी स्लोप माइनस के ही था, क्लियर है। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि स्लोप कितना होता है, माइनस के। अच्छा एक ग्राफ बेटा और है जिसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, ध्यान से देखना बेटा। दूसरा ग्राफ है लॉग ए नॉट वर्सेस ए नॉट अपॉन ए वर्सेस टी। इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचना है, बहुत आसान है। इसको बेटा पूरे को क्या मान लो, y मान लो, इस पूरे को क्या मान लो, x मान लिया, ठीक है। बेटा क्या करो, याद करो ये किसी इक्वेशन में है, बिल्कुल है। आखिरी इक्वेशन तो हम लोगों ने यही की थी, k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, यही तो है, बिल्कुल। बेटा इसको आपने y माना है और इसको माने x माना है, तो इसको आप क्या करो, इसको बिल्कुल अलग कर लो, अकेला कर दो इसको। तो एक बात है, इसको यही रहने दो, वो आसान है थोड़ा। लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए, और इन सबको बेटा आप इस तरफ ले आओ। बताओ t को आप इस तरफ ले आओगे क्या बचेगा, के टी। आप 2.303 को नीचे लेता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो बेटा, लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। कर सकते हो नहीं कर सकते हो, बिल्कुल। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और अलग करके लिख दो, k इंटू टी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। आप बताओ आपने क्या माना था, y इसी को तो माना था, बिल्कुल। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या यहाँ पे c है, नहीं है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलो मैं, आपने ये ग्राफ बना लिया तो मैं यही बना देता हूं, बना लिया ना, ये अच्छे से नोट कर लेना। मैं इसका ग्राफ यही बना देता हूं जिससे क्लियर दिख जाएगा आपको। क्या दिख जाएगा, क्लियर। देखो बेटा y हमारा, देखो ग्राफ अगर हमें बनाना है तो y एक्सेस पे हम लोग किसको लिखेंगे, लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए। x क्या है हमारा, x है हमारा t। अब c की वैल्यू है क्या बेटा, c की वैल्यू प्लस में कुछ है नहीं है तो जीरो है, तो c की वैल्यू बेटा जीरो है, तो मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा ओरिजिन से। अब m की वैल्यू क्या है, k अपॉन 2.303। पॉजिटिव है, बिल्कुल है, पॉजिटिव है तो ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर। तो स्लोप की वैल्यू जो है बेटा वो है k अपॉन 2.303। आ गया नहीं आ गया, बिल्कुल। तो ग्राफ बहुत आसान होता है बनाना है। फर्स्ट एक को y मान लो, दूसरे को x मान लो, और y वाले टर्म को आप अकेला करने की कोशिश करो, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में ले आओ,
और आप आसानी से निकाल सकते हो, ग्राफ मतलब आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। अब बेटा हाफ लाइफ और पढ़ लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं किसके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जल्दी से देखिए। चलिए सर अब हम लोग स्टडी करते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा बहुत आसान है, अगर आपको हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की निकालनी है तो आपको क्या याद होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। बताओ फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है। ये इक्वेशन बेटा आपको याद होनी चाहिए, हाथों में गुदवा लो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये इक्वेशन भूल मत जाना, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल आपको इसी पे लगाने। एनसीईआरटी में जितने भी न्यूमेरिकल लगे हुए हैं लगभग इसी फॉर्मूले पे लगे हैं, k बराबर 2.303/t log बेस 10 a नॉट अपॉन a। या आप इसको चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ऐसे, a नॉट अपॉन a, सम्मान देने के लिए। ठीक है, ये है हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ में आप सभी को पता है क्या, रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन होता है वो a नॉट ही रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाता है बेटा, a नॉट बाई 2, और इसमें जो टाइम लगता है वो क्या है, t हाफ। मैंने बताया था कि ये क्या है, हाफ लाइफ होता है। हाफ लाइफ में इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता, जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो कितना होता है बेटा, a नॉट बाई 2, और जो टाइम लगता है उसे हम लोग किससे नोट कर देते हैं, t हाफ से। हाफ लाइफ याद है ना आप सभी को, a नॉट को a नॉट बाई 2 होने में जितना समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, t हाफ। a नॉट मतलब इनिशियल, और a नॉट को फाइनल होने में, मतलब a नॉट को a नॉट बाई 2 होने में इतना जितना भी समय लगे ना बेटा, उसी को हम t हाफ बोलते हैं। ये मैं आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं, तो बार बार डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ क्या, ये सारी वैल्यू इसमें रख दो, k बराबर 2.303/t। t की जगह बेटा हम लोग क्या रख दे, t हाफ log बेस 10। a नॉट की जगह बेटा, a नॉट की जगह a नॉट रखना, कोई चेंज नहीं करना है। बताओ a क्या होता है, फाइनल कंसंट्रेशन, और फाइनल कंसंट्रेशन हम लोग क्या रखना है, a नॉट अपॉन 2। बिल्कुल। एक बात बताओ बेटा, t हाफ को आप इस तरफ लेता हो और k को नीचे लेता हो, 2.303/k। बेटा 2 ऊपर चला जाएगा तो a नॉट से a नॉट कटेगा, नहीं कटेगा, अरे a नॉट से a नॉट तो कट गया, 2 ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2, a नॉट से a नॉट कट गया, 2 ऊपर आ गया। बेटा एक बात बताओ, आप खुद ही बता दो, t हाफ बराबर 2.303/k। बेटा log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, ये आपको याद होनी चाहिए, 0.3010। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसका तो 0.693/k, ये आ गई बेटा आपकी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब कभी भी आपको हाफ लाइफ निकालनी हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तो आपको k गिवन होगा और आपको हाफ लाइफ निकालनी होगी, या तो हाफ लाइफ गिवन होगी, आपको k निकालना होगा। क्लियर है, बिल्कुल। अच्छा, इससे हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है कि जो फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ है उसके फॉर्मूले में क्या कंसंट्रेशन है, नहीं है। पर अगर आपको याद हो जब मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ निकाली थी तो उसके फॉर्मूले में इनिशियल कंसंट्रेशन था, तो हम कह सकते हैं कि जो हाफ लाइफ है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करती है ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक बार बेटा पेपर में क्वेश्चन आया था कि प्रूव करो कि हाफ लाइफ है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो आप हाफ लाइफ फॉर्मूले का डेरिवेशन कर देना यहां से लेके यहां तक, और फिर इसके बाद लिख देना कि जो टी हाफ है इसके फॉर्मूले में कहीं भी, ये तो दोनों कांस्टेंट है, तो ए की पावर क्या होगी, ये 0 होगी। क्या होगी, 0। मतलब हाफ लाइफ इस पे डिपेंड नहीं करती। आ गया नहीं आ गया, आ गया नहीं आ गया सर, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। आ गया, बिल्कुल। अच्छा बेटा, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन बहुत सारे हैं। देखो कैसे, आपको टी दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, के पूछ लेंगे, बहुत आसान है। आपको क्या कर दिया, उन्होंने टी दे दिया, ठीक है, ए नॉट दे दिया, ए दे दिया, आपसे पूछा मान लो टी हाफ बताओ, तो बहुत इससे आप क्या निकाल लोगे, के से टी हाफ निकाल लोगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक तरीके से और आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन में टी हाफ दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और आपसे बोला टी निकालो। अब टी तो तभी निकाल सकते हो जब आपको के पता हो, तो जो भी टी हाफ जब भी दिया जाए क्वेश्चन में तो टी हाफ हमेशा के निकालने के लिए ही यूज होता है। तो टी हाफ से हमेशा के निकालो, यहां रख दो तो टी निकल आएगा।
अभी समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा। बेटा अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। जब बेटा क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला, यकीन मानिए। बस इन दोनों फॉर्मूले को अपने सीने से लगा लो। सीने से मतलब है हाथों में गुदवा लो, किसी भी तरीके से इन दोनों फॉर्मूले को भूलना नहीं है, क्योंकि एग्जाम के आधे से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग इन्हीं दोनों फॉर्मूले से लगा लेंगे। आ गया नहीं आ गया? बिल्कुल, आप इसे लिख लीजिए और फिर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, चलिए।